वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे आपका ये शो चलता था, और मेरे भाई ये 20 मिनट शो का लास्ट क्लास है। आज 100वां सेशन है। आप लोगों के प्रेम की वजह से 100 सेशन कंप्लीट हुए। आप लोगों ने खूब प्यार दिया, कमेंट में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इतना बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही कि दिल पूरा एकदम अभिभूत हुआ आपके प्यार से। और आपने शेयर भी किया, बहुत सारे लोगों तक आपने पहुंचाया। मेरे जैसे मास्टर को आपने इतना तवज्जो दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरा अस्तित्व तो आप लोगों से ही है। कहते हैं कि जिस तरह से शासक का अस्तित्व तभी है जब शासित हैं, उसी तरह से एक शिक्षक का अस्तित्व तभी है जब छात्र हैं और छात्र उसे प्रेम कर रहे हैं। आपके प्रेम ने ही मुझे शिक्षक बनाया है, तो मैं आपका इस बात के लिए एहसानमंद हूँ। आप लोग खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब जीवन में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं कि आप जीवन में प्रगति करें। जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने आपके पूरे हों। ये जो 20 मिनट्स शो का 100 सेशन है, इसमें कभी कभी बीच बीच में ऐसा हुआ है कि मैं भी जज्बाती होकर कुछ एक्सप्लेन कुछ कर रहा हूँ, टिक कहीं कर दिया हूँ। कुछ भूल भी हुई है, पता चला कोई स्टेटमेंट बोल कुछ रहे हैं लेकिन टिक कोई दूसरा कर दिए हैं, या कभी कभी कुछ चीज़ें गलत निकल गई हैं मुंह से, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि चमड़े की ज़बान है, मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ना कोई संस्था परफेक्ट होती है। सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, सबसे कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी इन गलतियों से सीखूं और अपने जीवन में सुधार करूं, जिससे भविष्य में कोई गलती न हो। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे समझेंगे, और जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के लिए आप क्षमा करेंगे। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, देश समाज विकास के माध्यम बने। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर अरे सर शो बंद कर दिए आप, मैंने कहा था आपसे कि आप एग्जाम तक इसे चलाइएगा। तो मेरे भाई, इसके लगभग आज 100वां सेशन है। बंद नहीं किए हैं, एक नया लेकर आए हैं, ठीक है। 100 सेशन इसके हुए हैं, तो सब में 4 सवाल डिस्कस हुआ है, यानी कुल मिला के 400 सवाल। एक सवाल में मैंने ये प्रयास किया है कि 10 बातें मैं आपको बताऊं इंटू 10, यानी पॉलिटी से रिलेटेड आप देखें तो 4000 बातें आपने सीखी हैं। और 4000 बातें आपने सीखी हैं, और इन 4000 बातों के आसपास की चीजें भी आपको क्लियर हुई हैं। तो कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए आप इसे जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में ये मौजूद रहेगा। अब आपके लिए एक नया सेशन आ रहा है, आप इसे देखिएगा। जो लोग लाइव जुड़ सके, ये लाइव है ना। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सिर्फ लाइव है, रिकॉर्डेड मोड में नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेगा। लाइव भी है, और बाद में जो लोग लाइव नहीं आ सकते, जैसे ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है। 1 तारीख से ये शुरू हो रहा है सुबह कितने बजे? 11:30 पर। सुबह ही 11 बजे ये 1 तारीख से शुरू हो रहा है 50 मिनट्स शो। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इसमें शामिल करूंगा, एमसीक्यू भी शामिल करूंगा, प्लस जो थ्योरी पार्ट जरूरी है वो थ्योरी पार्ट को भी मैं शामिल करूंगा, ठीक है। तो ये 50 मिनट्स शो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो जो लोग लाइव जुड़ पाइएगा लाइव जुड़िएगा, जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाइएगा रिकॉर्डेड मोड में देखिएगा। लेकिन जरूर देखिएगा, जब आप मेरे लिए 20 मिनट लिखा निकाल सकते हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप मेरे लिए 50 मिनट भी निकाल सकते हैं। एक बार में नहीं निकाल सकते, 2 बार में निकालिएगा, आधा आधा करके 25 मिनट करके देखिएगा, लेकिन जरूर देखिए। और जो लोग लाइव जुड़ सकते हैं वो लोग 11:30 बजे लाइव जुड़िएगा, ठीक है। ये आपका 1 मई से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 1 मई से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए 20 मिनट शो का आज का अपना जो अंतिम सेशन है उसको हम लोग कर लिया जाए। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान में केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। सेंटर स्टेट रिलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, वित्तीय संबंधों से जुड़ी सिफारिशें वित्त आयोग देता है। वित्तीय संबंधों से जुड़ी जो सिफारिशें हैं वो वित्त आयोग देता है। 2 स्टेटमेंट आपके हैं। तो देखो, एक बात आप समझिए, आप जानते हैं कि भारत का जो ढांचा है, भारतीय
पॉलिटिकल सिस्टम का वो संघीय है। संघीय का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, मल्टीपल गवर्नमेंट है, और जहां मल्टीपल गवर्नमेंट होती है वहां हम संघीय व्यवस्था देखते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका की तरह राज्य ताकतवर नहीं है, बल्कि केंद्र को मजबूत बनाया है, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। अब जाहिर सी बात है भाई कि जब केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस है, तो दोनों में शक्तियों का बंटवारा तो होगा ही होगा। अब दोनों में शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर, तीन प्रकार से है। एक लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है उसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशन के नाम से जानते हैं, विधायी संबंध के नाम से जानते हैं। कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर विवाद हो गया तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है जनरली। लेकिन एक उसमें एक्सेप्शनल सेंस ये होता है कि विवाद हुआ केंद्र और राज्य विधियों में, लेकिन राज्य विधि पर सिग्नेचर राष्ट्रपति ने किया है, तब राज्य का कानून प्रभावी होगा। कोई ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है उसे हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, और अवशिष्ट विषयों पर लॉ बनाने की पावर संसद की होती है। ये है विधायी संबंध, है ना। जैसे भारत संसद का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है लॉ बनाने का, वो पूरे भारत के लिए है, राज्य का राज्यों तक है, इसे विधायी संबंध कहते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, कौन किस विषय पर लॉ को एग्जीक्यूट कराएगा, कौन किस विषय पर कानून को लागू कराएगा। ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशन, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप देखेंगे कि ये संविधान के भाग 11 में आप इसे पढ़ते हैं, साथ ही साथ संविधान के भाग 12 में आप इसे पढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 भागों में विभाजित हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। वित्तीय संबंध से जुड़ी सिफारिशें वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग क्या है? हमारे भारत देश में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य यही है, केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की सिफारिश करना, यानी केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करना। ये जो आपका वित्त आयोग है, ये केंद्र और राज्य के मध्य रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यानी राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। ठीक है। 280 के तहत संवैधानिक निकाय है, तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका। ठीक है। क्या वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य के लिए बाध्यकारी होती हैं, यानी संघ के लिए बाध्यकारी होंगी? जी नहीं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। चलिए आगे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यपाल का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। देखो यहां पर ध्यान समझिएगा, पहला लिखा है टेन्योर 6 ईयर होता है, दूसरा प्लेजर की पोस्ट है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यानी कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है, तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत में अगर कोई ए बी के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है, तो ये बी की दया पर पद धारण कर रहा है, बी की दया पर, बी की इच्छा पर पद धारण कर रहा है। जब चाहेगा बी इसे नियुक्त करेगा और जब चाहेगा हटा देगा। तो जहां प्रसाद पर्यंत होता है वहां कार्यकाल नहीं होता, ये एक जनरल सिनारियो है। जहां प्रसाद पर्यंत होता है वहां कार्यकाल नहीं होता है, एक जनरल सिनारियो। लेकिन राज्यपाल इस केस में एक्सेप्शन है, अपवाद है। राज्यपाल का कार्यकाल भी संविधान में दिया गया है 156 में, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। ये दोनों कैसे संभव है? तो संभव इस तरह से है कि 156 ये कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इस 5 वर्ष के दौरान कभी भी किसी भी समय राज्यपाल को हटाया जा सकता है। इस 5 वर्ष के दौरान कभी भी किसी भी समय राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, भले ही कार्यकाल 5 साल है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो पहला जो लिखा है कार्यकाल 6 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। माफ करिएगा, 156 में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी लिखा है। ठीक है। तो ये केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं राज्यपाल से रिलेटेड, जो सवालों में बनती हैं, जिसमें आप गलत करते हैं। देखिए, यदि आप राज्यपाल के पद की बात करें, राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो राज्यपाल का पद कहां से प्रेरित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये इंस्पायर है। ठीक है। राज्यपाल नियुक्ति इसकी केंद्र द्वारा होती है, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
तो राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर के द्वारा होती है, यानी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। ये कहाँ से इंस्पायर है? ये कनाडा से इंस्पायर है, यानी ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आप इतना तो आपने समझा ही, इसके अलावा नियुक्ति केंद्र के द्वारा हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये इंस्पायर है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है, यानी जिसे प्रधानमंत्री चाहता है वही राज्यपाल बनता है। 155 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। अनुच्छेद 155। राज्यपाल के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट 153 154 है। 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार हो सकता है। अगर एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्य का प्रभार होगा तो वेतन कौन देगा? तो वेतन सभी राज्य देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। 154 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी और राज्यपाल उनका प्रयोग या तो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। यानी विवेक की शक्ति छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं भाई, 50 मिनट शो आपका 1 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 11:30 बजे लाइव, तो इसमें जरूर जुड़िएगा। ठीक है। हाँ, ये इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत का संविधान एक संघीय ढांचा स्थापित करता है, परंतु उसमें एकात्मक झुकाव भी है। आपातकाल की स्थिति में भारत संघ एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस अ फेडरल फ्रेमवर्क बट विद यूनिटरी वायर्स। इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी इंडियन फेडरेशन अज्यूम्स यूनिटरी कैरेक्टर। अब इसमें आपको बताना है। तो देखो एक बात समझिएगा, यदि आप भारत को कहें कि क्या भारत संघ है, फेडरेशन है, क्या भारत संघीय है, फेडरल है संघ है, संघीय है, क्या भारत पूर्णतः संघीय है, तो ये पूर्णतः संघीय वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक। अब ये ठीक है, लेकिन अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं है, केंद्र राज्य दोनों है, मल्टीपल गवर्नमेंट है तो संघीय है, लेकिन देश की एकता अखंडता को इंश्योर करने के लिए हमने केंद्र को मजबूत बनाया। इसीलिए कहा जाता है सशक्त केंद्र के साथ संघवाद, यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मीन्स सशक्त केंद्र के साथ संघवाद। क्या कहा जाता है? सशक्त केंद्र के साथ संघवाद मीन्स फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी सशक्त केंद्र के साथ क्या? संघवाद। अब ये सशक्त केंद्र के साथ संघवाद है, इसका मतलब ये है कि भारत के संविधान में फेडरल फीचर भी नजर आएंगे, संघात्मक लक्षण भी नजर आएंगे, एज वेल एज भारत के संविधान में यूनिटरी फीचर यानी एकात्मक लक्षण भी नजर आएंगे। ठीक है। ऐसी बातें जो केंद्र और राज्य के सह अस्तित्व को दिखाती हैं, केंद्र और राज्य दोनों की एग्जिस्टेंस को दिखाती हैं, वो फेडरल फीचर कहलाती हैं। ऐसी बातें जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं, ऐसी बातें जो सेंटर को स्ट्रांग बनाती हैं, केंद्र को एकदम मजबूत बनाती हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसी बातें जो केंद्र को एकदम मजबूत बनाती हैं, सेंटर को एकदम से क्या बनाती हैं? स्ट्रांग बनाती हैं, वो यूनिटरी फीचर कहलाती हैं, यानी वो एकात्मक लक्षण कहलाती हैं। एकात्मक लक्षण जैसे गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, केंद्र मजबूत है, एकात्मक लक्षण है। ठीक है। किसी राज्य को काटना छांटना बांटना है, संसद कर सकती है, एकात्मक लक्षण है। आपातकाल के दौरान केंद्र मजबूत हो जाता है, एकात्मक लक्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान एकात्मक संघात्मक दोनों है, यानी एकात्मक संघात्मक दोनों लक्षण है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय या सेमी फेडरल कहा जाता है। सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है आपका कि भारत का संविधान एक संघीय ढांचा स्थापित करता है एकात्मक झुकाव के साथ। सही लिखा हुआ है। इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है, सही लिखा हुआ है। तो इसमें दो का दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। अगर आपसे कहा जाएगा कि भारत प्योरली यूनिटरी है, गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि भारत के संविधान में यूनिटरी फीचर विद्यमान है, वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर है। दूसरा लिखा हुआ है कि सिंगल सिटीजनशिप एकल संविधान की एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो संघात्मक है? जैसे लिखित संविधान,
अरे भाई मल्टीपल गवर्नमेंट है तो लिख कर जो है शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होने की संभावनाएं होंगी। इसलिए लिखित संविधान ये संघात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक लक्षण है, ठीक है। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय यानी ऐसा न्यायालय जो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा कराता है। संघीय न्यायालय की भूमिका कौन निभाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी क्या है? संघात्मक लक्षण है। डिवीजन ऑफ पावर, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, ये क्या है? ये आपका फेडरल फीचर है यानी संघात्मक लक्षण है। अगर आप एकात्मक लक्षण की बात करेंगे तो आप देखेंगे मजबूत केंद्र। केंद्र क्या है? केंद्र की स्थिति मजबूत है, ये एकात्मक लक्षण है। केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है, भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है, ये एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, आपातकाल में केंद्र मजबूत हो जाता है, ये कैसे लक्षण है? ये एकात्मक लक्षण है यानी यूनिटरी फीचर है। इसीलिए आप ये कहते हैं कि भारत के संविधान में आपको संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह के लक्षण नजर आते हैं। तो इसमें आपका जो लिखा हुआ है ये पॉइंट कि भारतीय संविधान लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता है, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन संघीय विशेषता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकात्मक विशेषता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी तो दोनों आपका क्या है? सही है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ये 20 मिनट्सों का अंतिम सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो भी आपके दिल में है या जो भी आप कहना चाहते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट लास्ट, 50 मिनट्स हो आ रहा है तो ये सब इंक्लूड होगा। मैं चला नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके बीच में ही रहूँगा और इस बार तो लाइव रहूँगा। तो बातें होंगी, है ना, बातचीत होगी, थोड़ा हंसी मजाक होगा, म्यूचुअल कन्वर्सेशन होगा। अभी तो एक पक्षीय चलता था, मैं जो चाहता था वही बोलता था, आपका कोई कमेंट मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन लाइव में आपके भी कमेंट्स रहेंगे। तो 1 तारीख से मिलते हैं, ठीक है। 1 तारीख से सुबह 11:30 बजे, 11:30 AM पर सुबह 1 तारीख से 50 मिनट्स हो लाइव इसी चैनल पर, ठीक है। तो सेशन को खूब शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप हमारे स्टडी IQ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 9289996923 पर कॉल करिए। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है। आप बता सकते हैं कि हमारी क्लास से आप गए हैं और यहाँ पर आपको प्रॉपर ये बताया जाएगा कैसे तैयारी करें और तैयारी के लिए कौन कौन से हमारे यहाँ कोर्स हैं, पेड कोर्सेज, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद यदि आपको परचेज करना हो तो आप ये कोड लगाइए, हुई एल लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है, आपको अधिकतम डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ खुद से अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए studiiq.com पर। कहाँ जाएंगे आप जाएंगे studiiq.com पर और यहाँ जाकर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट PCS। स्टेट PCS सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यूपी PCS में। यूपी PCS में जब आप जाएंगे तो आपको बैचेस दिखाई पड़ेंगे। RO का बैच दिखाई पड़ेगा, BO का बैच दिखाई पड़ेगा, फाउंडेशन बैच दिखाई पड़ेगा, टेस्ट सीरीज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। जिसमें जो सबसे पॉपुलर हमारे यहाँ का बैच है वो है आरंभ। आरंभ सबसे पॉपुलर बैच है क्योंकि इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। प्री की भी तैयारी कराई जाती है, मेंस की भी तैयारी कराई जाती है और इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। ये एक ऐसा बैच है जो कि कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप करने के लिए है, यानी आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए है। कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ये कोड लगाना मत भूलिएगा। बाकी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, इतने दिनों तक प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 1 तारीख सुबह 11:30 बजे लाइव सेशन में। जय हिंद।